नमस्कार। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में अध्ययन कर रहे होंगे। मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप गंभीर अध्ययन नहीं कर रहे हैं और शायद लक्ष्य एकदम बिल्कुल करीब न देखकर आप शिथिल हो गए हैं। व्यूज़ देखकर ऐसा लग रहा है, जो मेरी बातें हो रही हैं लोगों से वो भी देखकर ऐसा लग रहा है। थोड़ा सकारात्मक होइए, थोड़ा गंभीरता लाइए अध्ययन में। बेशक जिस तरह की कोशिश हम चाहते थे वो कोशिश अभी भी उस तरह की हमसे भी नहीं हो पा रही है। उसके पीछे कारण है, तमाम वजूहात हैं उसके पीछे। मुख्य वजह तो यही है कि कब कौन सा एरिया बंद हो जा रहा है, इसकी वजह से हम लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। कभी कोई किसी एरिया में बंद हो जा रहा है, कभी कोई किसी कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में पहुंच जा रहा है। तो इन सारी दिक्कतों के बीच जब भी हमें अवसर मिल रहा है, हम तत्काल ये कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोज़ आप तक पहुँचें। खैर, संवैधानिक विकास का अध्ययन हम लोगों का चल रहा था और इस क्लास में हम संवैधानिक विकास के अध्ययन के क्रम को और आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने पढ़ा 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम और 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जानते हैं। आज हमारे अध्ययन का जो पहला पड़ाव है वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब इसे एक और नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये दो लोग हैं, मॉन्टेग्यू एक है, एक चेम्सफोर्ड है। तो इसकी भी चर्चा होगी कि क्यों हम इसे इस नाम से जानते हैं। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसकी पृष्ठभूमि भी थोड़ी हम समझ लें। 1909 में जब पार्लियामेंट सुधार पेश किया गया था तो भारतीयों की लगातार ये कोशिश चल रही थी कि सत्ता में हिस्सेदारी उनकी बढ़े और उसको लेकर शासन और प्रशासन की आलोचना भी हो रही थी ब्रिटिश हुकूमत की। तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पार्लियामेंट सुधार जो लाया गया उसमें पृथक निर्वाचन मंडलों का गठन करके हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो एक खाई पैदा की गई, जो एक दुराव पैदा किया गया, जो एक पृथक्करण किया गया, जिसकी चरम परिणति हुई भारत का विभाजन 1947 में। तो वो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम पार्लियामेंट सुधार था वो भारतीयों की उम्मीदों पर खरा उतरा नहीं। भारतीयों की मांग उत्तरोत्तर और बढ़ती चली गई। यद्यपि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, कांग्रेस दो फाड़ में बढ़ चुकी थी 1907 में, उग्रवादी और उदारवादी दो खेमों में। उदारवादी चाहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत ही सुधार होते रहें और उग्रवादी चाहते थे कि स्वशासन मिले। तो अंग्रेज़ों ने इस दुराव का भी फ़ायदा उठाया, इस मतभेद का भी फ़ायदा उठाया और उदारवादियों को कंफ्यूज करने के लिए विधानमंडलों में अधिक भारतीयों के प्रवेश को सुनिश्चित किया था। लेकिन परिस्थितियां अब थोड़ी बदल चुकी थीं। 1914 में, जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों को भारतीयों का सहयोग चाहिए था। 1916 में एनी बेसेंट और तिलक, इन दोनों लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया था, जिससे भारतीयों को स्वशासन चाहिए ही चाहिए था। इसकी भी मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा अब जो मतभेद पैदा हुए थे उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच, वो भी 1916 में दूर हो चुका था, समझौता हो चुका था, लखनऊ समझौता। दोनों खेमे अब एक हो चुके थे। तो अब स्वशासन की मांग उत्तरोत्तर बहुत तेज़ होती जा रही थी और ब्रिटिश हुकूमत पर एक प्रेशर पड़ रहा था। तो ये जो मैंने तमाम चीज़ें बताई, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, होम रूल आंदोलन जो चल रहा था उसका प्रभाव, कांग्रेस की मत भिन्नता जो थी उसमें मत एकता भी हो गई। तो
इन सारी चीज़ों का प्रभाव ये था कि अंग्रेज़ों को अब भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना था, और इसी उद्देश्य से जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू साहब, उन्होंने 1917 में अगस्त के महीने में उन्होंने ये घोषणा किया कि भारत को हम उत्तरदायी सरकार देने वाले हैं। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। पहली बार उत्तरदायी सरकार शब्द का इस्तेमाल किया गया, और उत्तरदायी सरकार और सुशासन जो मिलेगा भारत को, वो क्रमिक रूप से मिलेगा, मतलब तुरंत नहीं दे दिया जाएगा, धीरे धीरे विकास के क्रम में आगे बढ़ते हुए इसे भारत को प्रदान किया जाएगा। और ये जो भारत को उत्तरदायी सरकार की स्थापना और सुशासन की जो बात की गई, इसकी घोषणा के बाद मॉन्टेग्यू साहब भारत आए 1917 में ही, और उन्होंने जो है शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हमारे उस वक्त के वायसराय चेम्सफोर्ड साहब भी शिरकत किए थे, और अन्य भारतीय नेताओं ने भी उसमें भाग लिया। और शिमला में वो मीटिंग हुई, और तमाम जो है वो सुधारवादी चीज़ें रखी गई उसमें कि ये परिवर्तन होंगे आने वाले दिनों में, ब्रिटिश हुकूमत करेगी भारतीय शासन को चलाने के लिए। और फिर लौट के जब वो गए 1918 जुलाई में, ये दोनों लोगों की, जो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, इन लोगों ने जो प्रारूप तैयार किया था भारत में सुधार के लिए, उसकी घोषणा हुई, और फिर इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित भी किया गया, जो 1919 के अधिनियम के रूप में पारित हुआ। और चूंकि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के सुधारों पर आधारित था, इसलिए हम इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो जो मेरी कोशिश थी इसके बैकग्राउंड को समझाना कि उस वक्त भारत के हालात क्या थे, किस तरीके से कांग्रेस में अब महात्मा गांधी का भी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व मिल रहा था। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी का भारत में आगमन हो चुका था, और एक बड़ा नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी का हो चुका था। तो एक और भी ये जो स्वतंत्रता आंदोलन था और भी प्रभावशाली हो रहा था। तो इन सारी बातों को समझते हुए हमें इसका अध्ययन करना है, और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए उसकी अगर हम बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला प्रावधान जो किया गया वो ये था कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन की स्थापना की गई। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम के रूप में इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से द्वैध शासन स्थापित किया गया। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि कानून बनाने के जो विषय थे, विधि बनाने के विषय, विधि यानी कानून बनाने के विषय, उसको उन्होंने दो भागों में बांट दिया। केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। यद्यपि कि 1919 में ये केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में जो विभाजन किया गया कि अब जो है केंद्रीय विषय पर विधि कौन बनाएगा, तो केंद्रीय विषय पर विधि बनाने का अधिकार जो दिया गया वो दिया गया सपरिषद गवर्नर जनरल को। यानी गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको ये अधिकार दिया गया कि वो केंद्रीय विषयों पर कानून बनाएगी। प्रांतीय विषयों को क्या किया गया? प्रांतीय विषयों को पुनः से दो भागों में बांट दिया गया। एक आरक्षित, रिजर्व आरक्षित विषय, रिजर्व कर लिया गया। किसके लिए? गवर्नर के लिए।
और गवर्नर जो आरक्षित विषयों पर कानून बनाता था वो अपनी क्या करता था, कार्यकारी परिषद की सहायता से, कार्यकारी परिषद की सहायता से वो इस विषय पर कानून बनाता था। ये महत्वपूर्ण विषय थे, याद रखना है हमें कि ये महत्वपूर्ण विषय थे। जैसे प्रशासन, जैसे न्याय प्रशासन, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी वो गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर के अधीन रखी गई और इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया गवर्नर की परिषद को। और दूसरा जो था वो था आरक्षित विषय, अंतरित या हस्तांतरित विषय, अंतरित या हस्तांतरित। इसे दे दिया गया प्रांतीय सरकारों को। ये कम महत्व के विषय थे। लोकल इश्यूज, आप कह सकते हो कि जिस तरीके से आज 73वें अमेंडमेंट के बाद, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद जिस तरह से स्थानीय निकायों को, यानी शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं को और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को जो विषय हैं लोकल इश्यूज, वो उस वक्त के प्रांतीय सरकारों को दिए गए जो भारतीयों से बनती थी। अब देखो, एक चीज़ तो आपको स्पष्ट तौर पे समझना है कि ये प्रांतीय विषयों का शासन जो था वो गवर्नर ही चलाता था, यानी प्रांतीय गवर्नर ही चलाता था। एक जगह वो मदद ले रहा था अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की, यानी उसने जो बनाया था कार्यकारी परिषद, और दूसरी जगह वो भारतीय सदस्यों से जो मिलकर सरकार बनी थी उनकी सलाह पर। और एक चीज़ और है कि प्रांतीय विषय पर जो भी कानून बनते थे वो सारे अप्रूव होते थे गवर्नर जनरल द्वारा, यानी गवर्नर जनरल अंतिम रूप से जब उस पर सहमति देता था तभी वो कानून मान्य होते थे। तो दिखने में तो ये लग रहा है कि प्रांतीय सरकारों को सरकार चलाने की थोड़ी छूट दी गई, लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं कि पूर्ण नियंत्रण जो था वो अंग्रेजी हुकूमत के पास ही था। अब जो ये किया गया, इससे क्या हुआ, एक ही स्थान पर यानी प्रांतों में दो अलग अलग तरह से सरकारें चल रही हैं, तो इसे ही क्या नाम दिया गया, द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट, डायरकी भी कहते हैं इसको, है ना। तो द्वैध शासन प्रांतों में शुरू किया गया, कहां से, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। मेरे ख्याल से आप इसको एक तो बना लो स्पष्ट रूप से, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। एक कुछ क्षण में दूंगा आपको कि आप इसको बना लो, उसके बाद मैं इसको मिटा के फिर से दूसरा टॉपिक इसमें आपको बताऊंगा कि अगला क्या किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। विधि बनाने के विषयों को दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। केंद्रीय विषय 100% गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, और प्रांतीय विषयों को पुनः से दो भागों में, आरक्षित विषय और दूसरा अंतरित या हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय गवर्नर के अधीन रखा गया और ये महत्वपूर्ण विषय थे, और अंतरित या हस्तांतरित विषय प्रांतीय सरकारों को सौंपा गया, ये कम महत्व के विषय थे। प्रश्न जो बनेगा वो यही बनेगा कि द्वैध शासन प्रांतों में किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया, तो आप बता देना 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। तो केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना, इसका दूसरा पॉइंट है कि केंद्र में द्विसदनीय यानी दो सदन बनाए गए। ये दूसरा पॉइंट है कि केंद्र में 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय, दो सदन, जैसा कि आज है भारत में द्विसदनीय विधानमंडल की
विधि बनाने वाली संस्था विधानमंडल, जैसे कि आज भारत में संसद है, विधानमंडल की स्थापना की गई। और वो 2 सदन कौन से थे उनके बारे में भी हम लोग जान लें। पहला जो है वो राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा। तो ये 2 सदन बना दिए गए, ठीक है। और ये जो 2 सदन बनाए गए उसमें संख्या भी काफ़ी बढ़ा दी गई। ये राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 और केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 तक कर दी गई। तो आप देख रहे हो कि भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन जो है, भारतीयों का प्रतिनिधित्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। और ये विधि बनाने वाली संस्था जो बनाई गई, जो 2 सदन बनाए गए, इसमें अब अच्छी संख्या में भारतीय पहुंचने लगे। और इसमें एक क्वेश्चन और परीक्षा में जो पूछता है उसको भी हम यहाँ पर लिख लें कि केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय जो गैर सरकारी सदस्य थे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष केंद्रीय विधानमंडल के, वो थे श्री विट्ठल भाई पटेल। ये सरदार पटेल के भाई थे और इनका कार्यकाल जो था वो अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक था। तो ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में। और ये जो बढ़ाया गया, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और थी कि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली को अपनाया गया, यानी सीधे अब मतदाता मत दे के विधायक निर्वाचित कर सकता था। लेकिन एक चीज़ आपको ये समझना है कि वर्तमान परिदृश्य से या वर्तमान निर्वाचन प्रणाली से इसको मत जोड़िएगा, क्योंकि मताधिकार जो थे वो आज की तरह नहीं थे कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो भारत का संविधान देता है। एक निश्चित आयु के बाद, यानी पहले 18 वर्ष था, जिसको अब घटा के कर दिया, पहले 21 वर्ष था, जिसको घटा के अब 18 वर्ष कर दिया गया। तो 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग पात्र होते हैं मत देने के, ठीक है ना। लेकिन उस समय ये स्थिति नहीं थी। उस समय क्या था कि उस समय जो इनकम टैक्स पेई थे या जिनकी आय बहुत ज़्यादा थी, उन्हीं लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया था। और अगर आप कुल संख्या का उसका रेशियो निकालोगे तो राउंड अबाउट 10%, केवल 10% लोगों को ही मत देने का अधिकार था। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या की गई कि इसमें जो है महिलाओं को भी मत देने का अधिकार पहली बार दिया गया। इसके पूर्व जो है महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था भारत में, तो महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। ये महत्वपूर्ण है। उसके अलावा क्या किया गया? उसके अलावा ये जो सदस्य निर्वाचित हो रहे थे, आपने जो 1909 में पढ़ा था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया, तो इसमें जो है ना ये वर्गीकरण और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। यानी मुसलमानों के साथ साथ अब क्या किया गया, अब उनको दे दिया गया आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन को भी दे दिया गया रिजर्वेशन, एंग्लो इंडियंस। यूरोपियों को भी रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, यूरोपियों को भी रिजर्वेशन दिया गया। इसके अलावा जो है मद्रास की बात करें अगर, जो वर्तमान में हम जिसको चेन्नई कहते हैं, तो अब तो वो तमिलनाडु है, लेकिन पहले वो मद्रास स्टेट हुआ करता था। तो मद्रास में जो है अब्राह्मणों को भी दिया गया। इसके अलावा
पंजाबियों को यानी सिखों को दिया गया, सिखों को भी दिया गया। तो ये सारे लोगों को रिजर्वेशन दिया गया के लिए पृथक, पृथक मतलब अलग, सेपरेट, पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना, पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, यानी भारत में जो अलगाव था वो अंग्रेजी शासन द्वारा और बढ़ा दिया गया, जिससे लोगों के बीच मत एकता ना हो, मत भिन्नता हो। और इसको कह दिया गया कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन चूंकि इक्वल हो नहीं पा रहा है, इसलिए हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। कोशिश तो उनकी ये भी थी कि वो दलितों को भी अलग कर दे रहे थे, हिंदुओं से अलग करके उनको रिजर्वेशन दिया गया था, जैसा कि आप इतिहास में पढ़ोगे स्वतंत्रता आंदोलन में। लेकिन गांधी जी का वो चला था आंदोलन लगातार, और आमरण अनशन पे बैठ गए, जिसकी वजह से फिर समझौता हुआ, पूना पैक्ट, जिसमें दलितों को हिंदुओं के अंतर्गत ही रिजर्वेशन दिया गया। तो कुल मिला के अंग्रेज़ों की एक बड़ी ऐसी रणनीति थी कि अलग अलग करके और यहाँ का शासन वो चलाते रहें। तो ये प्रावधान किया गया। एक काम और किया गया इसमें, जो परीक्षा में पूछता है कि जो भारत सचिव था, सॉरी यहाँ पे चौथा नंबर है, भारत सचिव था, तो उसको जो वेतन दिया जाता था भारत सचिव को, वो भारतीय कोष से दिया जाता था। सारा बर्डन भारत पे डाला गया था। तो भारत सचिव को अब चूंकि बजटीय प्रावधानों पर जब तमाम बहस होने लगी, उस पर सवाल पूछे जाने लगे, तो धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत को एहसास हुआ कि भाई हमको धीरे धीरे सुधार करना पड़ेगा। तो भारत सचिव को वेतन जो भारतीय कोष से दिया जाता था, उसमें क्या किया गया, भारत सचिव को वेतन अब ब्रिटिश राजकोष से दिया जाने लगा। ब्रिटिश राजकोष से दिया जाने लगा। देखो मेरे लिखने की स्पीड मैं थोड़ा स्लो लिख रहा हूं, और इतना उसके बीच एक्सप्लेनेशन भी मेरा हो रहा है, तो इतना पर्याप्त समय आपको मिल रहा है, सफिशिएंट टाइम आपको मिल रहा है कि जो भी बोर्ड पे है आप उसको पूरी तरीके से अपने नोट्स पे उतार सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आप जो है अपना नोटबुक लेके बैठिएगा, तो वीडियो देख के अपना नोट्स भी बनाते चलिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। पीसीएस स्तर पर या जो आने वाली बीईओ की परीक्षा है, आरओआरओ की परीक्षा है, लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं हैं, और लोअर सबऑर्डिनेट का जो मेंस होने वाला है, उसमें भी आपको ये मदद करने वाला है। जितनी स्तरीय परीक्षाएं हैं, या आप अपनी तैयारी किसी भी परीक्षा के लिए जा रहे हो, तैयारी आप ऊंची ही रखो, तो आपको इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस दृष्टि से पीसीएस पूरा मैं कवर कर रहा हूँ आपको, तो इस दृष्टि से आप इसको नोट्स भी लेते चलिए, ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो भारत सचिव को वेतन अब ब्रिटिश राजकोष से दिया जाने लगा। एक काम और किया गया यहाँ पे, ब्रिटेन में भारत सचिव की मदद के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई पहली बार, ठीक है ना। ये क्या करता था, इसके जो भारत सचिव के उत्तरदायित्व थे, जो कार्य थे, उनको बांटा गया, यानी थोड़ा काम इनको भी, हाई कमिश्नर को भी सौंपा गया। ठीक, तो एक हाई कमिश्नर की भी नियुक्ति की गई। इसके अलावा और क्या किया गया, थोड़ा मैं इसको लिख लूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक भारत में लोक सेवा आयोग, लोक, आप जानते हो ना, भारत में इस समय संघ लोक सेवा आयोग है और राज्यों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग हैं, जो समूह क और ख में भर्ती का कार्य करते हैं। तो लोक सेवा आयोग, ये देखिए इस समय गठित किया गया। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
ठीक है। तो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ये महत्वपूर्ण है। तो अब तक 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं उनको मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। इसको हम फिर से देखेंगे एक बार प्रश्न रूप में कैसे वो बनते हैं। इसके पहले बोर्ड ये साफ करने के पहले मैंने पहला पॉइंट जहाँ से शुरुआत किया था उसमें बाकायदा आपको डायग्राम बना के समझाया था कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, किस तरीके से दोहरी शासन प्रणाली प्रांतों में शुरू की गई और क्या किया गया उसका डिटेल में समझा चुका हूँ आपको। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो आपको सिर्फ याद नहीं है बल्कि आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अगर मेंस में भी लिखने को आए तो आप इसको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हो। पहला प्रश्न अगर मैं ऑब्जेक्टिव में करूं तो पहला इसके शीर्षक से ही बन जाता है कि किस अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या होगा? 1919 के भारत शासन अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसको भी मैंने अभी शुरुआत में इसको एक्सप्लेन किया है कि क्यों जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और आप ये भी जानते हो कि मॉन्टेग्यू जो है वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर 1917 में भारत के शासन प्रशासन के लिए जो प्रस्ताव दिया था ब्रिटिश हुकूमत को, उसी पर आधारित था ये, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं कि दूसरा प्रावधान क्या किया गया। केंद्र में 2 सदन बनाए गए, जैसा कि आज है राज्यसभा और लोकसभा। आज राज्यसभा राज्य परिषद की तर्ज पर है और लोकसभा केंद्रीय विधानसभा की तर्ज पर है, यानी 2 सदन अंग्रेजों ने बनाए। संख्या मैंने लिख दी है सामने, 60 राज्य परिषद में सदस्य होते थे। इसमें से इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते थे, यानी निर्वाचित भी होते थे और गवर्नर जनरल द्वारा नॉमिनेटेड भी होते थे। 34 जो है वो इलेक्टेड होते थे, बाकी नॉमिनेटेड होते थे। इसी तरीके से 104 इसमें जो है वो इलेक्टेड होते थे, यानी निर्वाचित जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, और बाकी जो है वो गवर्नर जनरल द्वारा नॉमिनेटेड होते थे, मनोनीत होते थे। तो ये आपने देख लिया। एक चीज़ और कि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी सीधे जनता चुन रही थी अपने प्रतिनिधियों को, और उसमें भी महत्वपूर्ण ये था कि भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। तो अगर क्वेश्चन फॉर्म में इसको हम क्वेश्चन आंसर में करें तो कैसे करेंगे कि भारत में किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार दिया गया। क्लियर है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। हो सकता है ऑप्शन में न दिया हो 1919 का भारत शासन अधिनियम, क्या दिया होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मतलब एक ही है। उसके बाद आते हैं, अगर वो पूछता है कि ब्रिटिश पीरियड में केंद्रीय विधानमंडल के पहले अध्यक्ष जो भारतीय थे वो कौन थे, तो वो थे श्री विट्ठल भाई पटेल। पीरियड भी मैंने लिख दिया है, हालांकि पीरियड के बारे में पूछता नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक ये केंद्रीय विधानसभा के पहले गैर सरकारी भारतीय अध्यक्ष थे। उसके बाद आते हैं कि जिस प्रकार से 1909 के मौल्य मिंटो सुधार में जो पृथक्करण किया गया था, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया गया था और कहा गया था कि अब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ मुसलमान कर सकता है, इसे और विस्तारित किया गया। सिखों को, यूरोपियों को, एंग्लो इंडियंस को, मद्रास जैसे क्षेत्रों में गैर ब्राह्मणों को, सबको अलग अलग करके उनको प्रतिनिधित्व दे दिया गया। तो ये आपने देखा, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, अब्राह्मण, सिख, इन सब के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की स्थापना की गई, इनको रिजर्वेशन दिया गया। भारत सचिव को वेतन ब्रिटिश राजकोष से देना सुनिश्चित किस अधिनियम द्वारा किया गया? क्लियर है, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। नेक्स्ट, पहली बार भारत का शासन चलाने के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? एज यूजुअल मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। लास्ट, भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया?
तो वो था 1919 का भारत शासन अधिनियम। लोक सेवा आयोग अलग से एक हम संविधान में आगे चैप्टर पढ़ेंगे कि कैसे वो क्या प्रावधान है प्रांतों के लिए, क्या प्रावधान है केंद्र के लिए। चूंकि सीधा आपसे जुड़ता है इसलिए इसको जानना भी आवश्यक है, ठीक है ना। तो मित्रों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूं और आपने समझा भी होगा। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि थोड़ा अध्ययन की गंभीरता को बढ़ाइए, थोड़ा सा सकारात्मक सोच डालिए और ये सोचिए कि ये जो दिन मिले हैं आपको शांति और सुकून से पढ़ने के लिए, इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। और बार बार एक चीज़ जो मैं कहता हूँ, अपने एक नोटबुक में लिख लो आप, इस शांति काल में जो स्वेद बहाता है, जो पसीना बहाता है, युद्ध काल में उसे रक्त बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये शांति काल है, थोड़ा पसीना बहा लो। युद्ध काल यानी कि जब आपकी परीक्षा आएगी तो आपको मरना नहीं पड़ेगा, रातों रात जगना नहीं पड़ेगा, सुकून और आराम से आप अपनी पढ़ाई कर पाओगे। प्लीज़ डू इट। और सदा सर्वदा की तरह एक लाइन जो हम हमेशा बोलते हैं कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए और थोड़ा हमारी मेहनत को और सार्थकता दीजिए। और यह हमारे मनोबल को ऊंचा करने वाला होता है। जितनी व्यूज़, जितनी संख्या बढ़ती है, हम और मेहनत और कठिन परिश्रम को प्रेरित होते हैं। तो ये आप पर निर्भर है कि आप हमसे कितना मेहनत करवा पाते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।